बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा, एफएससी वाले इधर ध्यान करें भाई, बेटा आप भी, उसका नाम है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या नाम है उसका? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर्स का इजहार। कल आपको मैंने पढ़ाया था वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। आपको याद होगा कि वेक्टर हम ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी डायरेक्शन भी होती है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। और स्केलर ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम किस तरह से उनका इजहार कर सकते हैं, उनको लिख किस तरह से सकते हैं, उनकी शक्ल किस तरह की हम बनाते हैं, वो सारी बात हम आज करेंगे। चलें अभी उसका टॉपिक का नाम है फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इजहार। क्या होता है? इजहार। अब बेटा क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले तो वेक्टर का किस तरह लिखते हैं, किस तरह से सिंबॉलिकली रिटन फॉर्म में इसको किस तरह हम लाते हैं। तो सिंबॉलिकली इनको बेटा आप बोल्ड लेटर से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स क्या होते हैं? देखें भाई, ये मैंने एक लेटर डाला है, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये एक लेटर है, ए मैंने डाला है और उसको मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा मोटा कर दिया। इसको बोल्ड करना कहते हैं। वैसे सिंपल ए हो ना इस तरह से तो वो वेक्टर को जाहिर नहीं करता। ठीक हो गया। लेकिन अगर बोल्ड करके लिखें तो वो फिर किसको जाहिर करता है? वेक्टर को। ठीक हो गया। अब वेक्टर को एक तो लिखने का ये तरीका है कि आप लेटर को बोल्ड करके लिखें। कहीं पे भी बोल्ड करके लेटर लिखा होगा बुक के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है? वेक्टर है। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या तरीका है बेटा? हम इस तरह लेटर डालते हैं, हम बोल्ड नहीं करते उसको, उसके नीचे लाइन डाल देते हैं इस तरह। तो ये भी वेक्टर्स को लिखने का एक तरीका है। एक और तरीका है कि आप इस तरह लेटर डाल के उसके ऊपर इस तरह एरो डाल देते हैं। समझ आ गई कि नहीं? तो ये क्या किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीके आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकली इनको कैसे जाहिर करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल बेटा कहते हैं तस्वीरी इजहार इनका। जिस तरह आपका दो तरह से आपको बयान किया जा सकता है कि आपका नाम बताया जाए, आपका बायोडाटा। दूसरा ये है कि मुझे आपका नाम वगैरह नहीं पता, मैं आपकी शक्ल उठा के सामने कर देता हूँ कि ये बंदा है। तस्वीर की मदद से हम किसी को बता सकते हैं कि ये वाली शक्ल है। ठीक है, ये बंदा है। अब बेटा जी क्या है, इनको ग्राफिकली हम यानी कि तस्वीरी इनका किस तरह इजहार करते हैं वो देखते हैं ज़रा। तो हम एक लाइन डालते हैं और उस लाइन के आगे इस तरह से एक एरो डाल देते हैं। लाइन के आगे क्या डाल देते हैं? एरो। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो एरो होती है इसको कहा जाता है हेड। क्या कहा जाता है? हेड। और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है? टेल। समझ आ गई कि नहीं? अब दूसरी बात है कि हेड का यहाँ पे क्या काम होता है। तो बेटा ये जो हेड होता है यह आपके वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, क्या होती है? डायरेक्शन, उसको शो करता है। क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं ना, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। तो फिर डायरेक्शन किसने जाहिर करनी है? इस एरो हेड ने। भाई अगर मैं इधर को एरो डाल दूँ तो अब डायरेक्शन इधर को है, इधर को डाल दूँ तो ये डायरेक्शन है। समझ आ गई कि नहीं? तो डायरेक्शन को ये एरो हेड आपका जाहिर करेगा, डायरेक्शन को। अब बेटा उसके बाद ये जो टेल की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, चलें भाई ये ऐसे है कि नहीं, ये जो पीछे टेल की लेंथ है ये क्या जाहिर करेगी आपकी? सो आप कहेंगे, लिख देते हैं भाई, लेंथ ऑफ टेल क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
समझ आ गई कि नहीं, मिकदार को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये करूँ, यहाँ पे ये मैंने एक फोर्स लगाई है और उसका नाम F है, चले इधर को लग रही है, और ये उसकी मैं कहता हूँ ये 5 न्यूटन है, ठीक है। मैंने एक और फोर्स लगाई है, ज़्यादा लगाई है, उसकी डायरेक्शन भी वही है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 न्यूटन। ये देखिए लेंथ ज़्यादा है इस लाइन की, टेल की, इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर मैंने बनाया है इसकी मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। समझ आ गई कि नहीं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा आज का रिव्यू था इसके बारे में, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब ज़रा आगे जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है बेटा जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम है उसका? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलें भाई, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? हमारे पास तो लाइंस हों, चलें भाई, और उनको इस तरह से ड्रा करें कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है बेटा जी। अब रेक्टेंगुलर इन्हें हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लाइन है इसके साथ परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। चलें बहरहाल अब ज़रा देखते हैं, ये जो लाइन है इसको आप कह लें x, क्योंकि ये x के लॉन्ग है। ये सेंटर में जो पॉइंट है इसको आप कह लें O, और ये होता है क्या? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन इसको कहते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको आप कह लें x डैश। क्या कह लें? ये जो पॉइंट है इसको आप y कह लें और इसको आप y डैश कह लें। यूजुअली हम ये कहते हैं कि ओरिजिन से आगे जो x होता है वो पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ओरिजिन से पीछे जो होती है वो नेगेटिव x एक्सिस होती है, ओरिजिन से ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव y एक्सिस होती है, और ओरिजिन से नीचे कौन सी होती है? नेगेटिव y एक्सिस होती है। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो आपके पास है, आपके पास x o, या फिर आप ये कह लें बेटा x o x डैश, ये जो सारी लाइन है बेटा इसको क्या कहते हैं आप? x एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? x एक्सिस कहते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो लाइन है y o y डैश, इसको आप क्या कहते हैं? y एक्सिस कहते हैं, y o y डैश। ये सारी लाइन, इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं और इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक हो गया भाई। तो बेटा ये जो दो आपके पास लाइंस हों जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों, ठीक हो गया, और इस तरह से हों कि तो उस केस में ये जो सारा फिर सिस्टम बनेगा तो इसको बेटा क्या कहते हैं आप? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी शायद कहते हैं इसको। दूसरा नाम इसका क्या होता है बेटा जी? कहाँ पे है? शायद एक मिनट, यहाँ कहीं मेंशन होगा। इसका दूसरा नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ आ गई है कि नहीं? तो इसके दो नाम है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर हो गया भाई। अब उसके बाद ये जो बेटा आपके पास था, अब ज़रा हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल कोई चीज़ हो तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से आएगा। देखें भाई, 2 डायमेंशनल क्या होता है? ये सरफेस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? सरफेस। ये देखें, ये वाइट बोर्ड जो है ये एक सरफेस है। अगर हम इसकी इधर को लेंथ लें तो ये y एक्सिस होती है, और इधर को लें तो ये x एक्सिस होती है। तो जो 2 डायमेंशनल होता है ना उसको सरफेस या प्लेन कहा जाता है। ठीक हो गया। तो प्लेन के लिए बेटा हम किस तरह से देखते हैं इसको? देखें भाई, आपके पास ये हमने बना लिया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ओरिजिन, ये आपके पास y डैश, ये x डैश और ये x। अब प्लेन के अंदर अगर हम किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं कि भाई कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये यहाँ चीज़ पड़ी हुई है, ठीक हो गया, तो मुझे बताओ ये कितने फासले पे है। मैं सपोज़ करता हूँ कि ये पॉइंट ओरिजिन है। क्या है?
ओरिजिन क्या होता है? जहाँ से हम किसी चीज़ को मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जहाँ से हम किसी चीज़ को देखना शुरू करते हैं या ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो मैंने यहाँ से देखना शुरू किया, चलें भाई ऐसे करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये क्या है? हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ से खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ तो ये ओरिजिन है, और इस पॉइंट को मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। इस प्लेन के ऊपर, ये सारे वाइट बोर्ड के ऊपर, ये हमारे पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर कहाँ पड़ा हुआ है। चलिए भी ये मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ से मैं खड़ा होकर इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे अभी पड़ा हुआ है। अब तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं चलूँगा एक्स के लॉन्ग, इसके सामने तक एक्स के लॉन्ग जाऊँगा, और मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? ए डिस्टेंस है। और फिर यहाँ से मैं एक्स के लॉन्ग मैंने चल लिया, उसके सामने बिल्कुल चला गया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा उस पॉइंट की तरफ, तो ये वाई के लॉन्ग में चला गया, और ये मैं किसके लॉन्ग चला गया? एक्स के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? एक्स। तो एक्स के लॉन्ग भी मैंने डिस्टेंस कवर किया, और वाई के लॉन्ग भी मैंने डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद फिर यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रा कर लेते हैं, और हम कहते हैं, यहाँ से हम खड़े होकर देख रहे हैं, और हम कहते हैं कि एक्स में अगर मैं इतना चल के जाऊँगा और वाई में इतना चल के जाऊँगा, तब मैं इस पॉइंट पर जाके पहुँचूँगा। समझ आ गई कि नहीं? तो 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें आप इस तरह से किसी भी चीज़ की जो पोजीशन होती है, आप वो लोकेट करते हैं, फाइंड करते हैं कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया? अब बेटा इसको आप, इस डिस्टेंस को आप बी भी कह सकते हैं या ए डैश भी कह सकते हैं, मर्ज़ी आपकी, क्योंकि ए कह लिए उसको सेम ए ना कहें, आप उसको बी कह लें। और उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका, उसको आप थीटा कह लें। क्या कह लें? थीटा। या आगे जाके शायद कहीं यूज़ हो। ये तो 2 डायमेंशनल के लिए। अब 3 डायमेंशनल के लिए बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं सरफेस से ऊपर आ गया हूँ, फराई से मैंने चीज़ को उठाया है ज़मीन से, ये ले आया हूँ मैं मार्कर को। अब मैं देख रहा हूँ वहाँ से खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ कि ये मार्कर किधर पड़ा हुआ है, कमरे में किस जगह पे है। तो ये बेटा होती है 3 डायमेंशनल। किस तरह? अब मैं वहाँ से पहले तो आऊँगा इधर, वो हो गया एक्स, फिर मैं आऊँगा ऊपर, और फिर इधर आऊँगा। समझ आ गई नहीं? तो 3 हिस्सों में मैं आया हूँ, ये जी एक्सिस, नीचे को वाई एक्सिस, और उधर को एक्स एक्सिस। तो स्पेस में अगर कोई चीज़ पड़ी हो, उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल। यानी कि उसमें आपको 3 पार्ट्स में चल के जाना पड़ता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी, और जी एक्सिस के लॉन्ग भी। चलें भाई 3 डायमेंशनल जो होगा उसमें कैसे देखेंगे आप? तो सपोज करें हमारे पास उसमें फिर जो एक्सिस आप ड्रा करते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जी एक्सिस। ठीक हो गया? इस तरह से होती हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये थोड़ी सी मेरे से परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनी, तो ये इसका इसके साथ 90 डिग्री का एंगल होता है, और वाई का जी के साथ 90 डिग्री का होता है, और जी का एक्स के साथ। जिस तरह ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर थी ना, इस तरह ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दूसरी फिर तीसरे के साथ परपेंडिकुलर, और तीसरी फिर पहले के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो इस केस में अगर हम देखना चाहते हैं हमारे पास कोई पॉइंट जो है वो किधर पड़ा हुआ है, चलें भाई ये एक बॉडी है यहाँ पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे? एक्स के लॉन्ग भी डिस्टेंस देखेंगे, वाई के लॉन्ग भी देखेंगे, और जी के लॉन्ग भी देखेंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम पी कह लें। हम कहते हैं कि भाई एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस है वो ए है, जैसे वहाँ पे किया था, वाई के लॉन्ग बी है, और जी के लॉन्ग हमने जितना चल के जाना है उसको कह लें वो कितना है? सी है। मिसाल ये मैंने बताया अभी कि वहाँ से यहाँ तक ए, ये बी, और ये यहाँ मैंने आना है। ठीक है? तो ये सी। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल सिस्टम यूज़ करते हैं, इस तरह से हम 3 डायमेंशनल सिस्टम यूज़ करते हैं। और ये हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा, और उसके बाद हमने वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी हमने पढ़ी है, जिसमें हमने सिम्बॉलिकली भी इनको देखा है थोड़ा कैसे इसको लिखते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने इनकी देखी है। तो ये आज का हमारा काम था। अपना ख्याल रखिएगा जी। तो नीचे से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको नीचे कर दो।
चलें ठीक हो गया जी। चलें बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। ये अभी पास कर दो इसको, रोक दो।